Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of literary studies. Students, today our topic is restoration period that was prolonged from 1660 to 1700. Students, जैसा कि हम different period in English literature डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में, तो अब तक हमने रेनेसांस डिस्कस किया है एंड डिफरेंट स्टेजेस इन रेनेसांस वो डिस्कस करते रहे हैं। तो जैसे ही रेनेसांस कंक्लूड हुआ उसके फ़ौरन बाद जो टाइम था उसको हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1660 से 1700 तक था। तो अब हम ये देखेंगे कि उस वक़्त पॉलिटिकली क्या सिचुएशन थी और सोसाइटी में क्या चेंजेस आ गए थे और उसका जो इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर किस तरह से हुआ था। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 में स्टार्ट हुआ जब चार्ल्स टू ने तख्त को संभाला। इससे पहले हुआ ये था कि जब इसके बाप की डेथ हुई थी, बल्कि उसको उसका सर कलम कर दिया गया था। इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी, फौज खिलाफ हो गई थी बादशाह के, और फिर खाना जंगी हुई। उसमें जिसके नतीजे में चार्ल्स वन की गर्दन कलम कर दिया गया, सर कलम कर दिया गया। और फिर भी जंग जारी रही। चार्ल्स टू ने ताज को संभालने की कोशिश की, मगर इसको शिकस्त हुई। और ओलिवर क्रॉमवेल उस वक्त एक जनरल था ब्रिटिश आर्मी का, इंग्लिश आर्मी का। उसने फतेह हासिल कर ली और चार्ल्स टू को वहाँ से भागना पड़ा और भाग के वो फ्रांस चला गया। तो 9 साल तक, अगले 9 साल तक ओलिवर क्रॉमवेल ने हुकूमत की एक डिक्टेटर के तौर पे। और उसके बाद फिर जब उसकी डेथ हो गई तब चार्ल्स टू वापस आया और उसने आके अपना ताज संभाला। अब आप ये देखते हैं कि जब किसी चीज़ को हम दोबारा से हासिल करते हैं या उसको दोबारा से संभालते हैं तो उसको हम रिस्टोर करना कहते हैं। तो इसी वजह से इस टाइम को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें चार्ल्स टू ने अपना तख्त दोबारा हासिल किया था। So there was a complete repudiation of the Puritan ideals and way of living. In English literature, the period from 1660 to 1700 is called the period of restoration because monarchy was restored in England and Charles II, the son of Charles I, चार्ल्स वन इसके बाप का नाम था, who had been defeated and beheaded, जिसको शिकस्त भी हुई थी और उसका सर भी कलम कर दिया गया था। अब चार्ल्स टू वापस आया है इंग्लैंड में और फ्रांस में वो तकरीबन 9 साल रहा एग्जाइल में। जिला वतनी उसने की काटी और फिर वापस आके वो किंग बन गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एज ऑफ रेस्टोरेशन को या रेस्टोरेशन टाइम को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो ड्राइडन एक पोइट था, एक राइटर था। इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज ड्राइडन वाज द डोमिनेटिंग एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द एज। ड्राइडन ने जो उस टाइम पे राइटिंग्स की और उसकी राइटिंग के अंदर जो थीम्स थे, जो बातें बताई जाती थी या जिन तरीकों को अडॉप्ट किया गया था राइटिंग स्टाइल्स को, एक्चुअली वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेटिव थी। वो रिप्रेजेंट करती थी उस वक्त के हालातों वाक़यात को और वहाँ उस टाइम के लोगों की मेंटेलिटी को। एज अ प्यूरिटन हु वर प्रीवियसली कंट्रोलिंग द कंट्री and were supervising her literary and moral and social standards were finally defeated. A reaction was launched against whatever they had held sacred. प्यूरिटन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक कटर किस्म का एक लोगों का माइंडसेट था जिसमें वो मज़हब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ ने थोड़ी सी हार्मनी पैदा करने के लिए 2-3 इंटरप्रिटेशंस को, बाइबल की इंटरप्रिटेशन को मिक्स करके तो इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से जो कटर ईसाई थे वो खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने उसमें उसकी बगावत के तौर पर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और बल्कि ये सारा जो मामला था गवर्नमेंट को, जिसमें मोरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स थे, इवन लिटरेरी स्टैंडर्ड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था प्यूरिटन्स ने। सज़ा और जज़ा, सवाब और गुनाह, इसमें हर चीज़ को रख के तोलते थे। तो इवन के जब हम जब कोई इंसान अपनी लाइफ को कंफर्ट देने के लिए जब एक बेसिक नीड से बाहर निकलने की कोशिश करता था तो उस लग्जरी को, उस कंफर्ट को भी वो गुनाह करार देते थे। तो अब ये लोग इसके खिलाफ हो गए थे प्यूरिटन्स की मेंटेलिटी के। और आखिरकार जो चीज़ें अननेचुरल हों
लाइक कि आप जो जिस्म एक डिमांड करता है कि हमें आसाइश मिले, अच्छे कपड़े पहने जाएं, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया जाए, या ज़िंदगी में बहुत सारे मामलों में जब हम सख्ती करते हैं तो फिर उसका एक रिएक्शन होता है कि लोग मज़हब को छोड़ना शुरू कर देते हैं या उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। तो यही वाला मामला उस वक़्त प्यूरिटन वाले माइंडसेट के साथ हुआ। तो लोग उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए और अपना लाइफस्टाइल उन्होंने टोटली प्यूरिटन्स के अगेंस्ट सेट कर लिया। All restraints and discipline were thrown to the winds, and a wave of licentiousness and frivolity swept the country. तो प्यूरिटन्स जिन चीज़ों को सपोर्ट करते थे हर काम उसके अगेंस्ट किया जाने लग गया और पूरे मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। अब यहाँ पे हम चार्ल्स टू की बात करते हैं। चार्ल्स टू एंड हिज फॉलोअर्स हु हैड एंजॉयड अ गे लाइफ इन France during their exile did their best to introduce that type of foppery and looseness in England also. तो चार्ल्स टू और उसके फॉलोअर्स ने कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी फ्रांस में नहीं बल्कि बहुत अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी, और अब वो चाहते थे कि इंग्लैंड के अंदर भी वही माहौल पैदा हो जैसा कि जिस माहौल में वो फ्रांस में रहे थे। They renounced old ideals and demanded that English poetry and drama should follow the style to which they had become accustomed in the gaiety of Paris. अब पेरिस तब बहुत मुख्तलिफ मुल्क था इंग्लैंड से। जब प्यूरिटन्स ने कंट्रोल किया हुआ था सब कुछ, जितनी भी राइटिंग्स थी उनके अंदर स्वाब और गुनाह को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि ये जो राइटिंग स्टाइल हैं और ये जो थिएटर है और एंटरटेनमेंट या पोइट्री जो भी चीज़ें हैं इनमें इंग्लिश स्टाइल को फॉलो नहीं करना है, बल्कि जैसे फ्रांस के लोग जिस स्टाइल को अडॉप्ट किया हुआ था उसी स्टाइल का आपने राइटिंग्स और ड्रामा बनाने हैं। Instead of having Shakespeare and the Elizabethans are their models, the poets and dramatists of the Restoration period began to imitate French writers and especially their voices. तो शेक्सपियर या एलिजाबेथन राइटर्स को फॉलो करने की बजाय पोइट्स और ड्रामेटिस्ट ने नकल करनी शुरू कर दी फ्रेंच राइटर्स की। फ्रांस में जिस तरह के ड्रामे बनते थे वैसे ड्रामे बनाने शुरू कर दिए और वैसी राइटिंग करनी शुरू कर दी। और फिर सबसे जो बड़ी बात कि उनकी अच्छी बातों की बजाय उनकी जो बुरी बातें थी एक्चुअली उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। स्टूडेंट्स आपको पता है कि बाज़ दफ़ा थिएटर में या मूवीज़ के अंदर एक आपने पाकिस्तान में भी ये कल्चर देखा होगा कि स्टेज ड्रामा पहले कॉमेडी की तरफ आया, कॉमेडी से फिर बेहूदगी की तरफ आया और वो फिर बड़ी देर तक कोई 4 5 6 साल तक ये मामला चलता रहा। तो असल में कसूर ये नहीं होता कि ड्रामाटिस्ट कैसे ड्रामा बना रहा है, ड्रामाटिस्ट वही चीज़ बनाता है जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली जो पब्लिक होती है, जो ऑडियंस होती है उसका एक माइंडसेट होता है जिसको रिफ्लेक्ट स्टेज के ऊपर किया जाता है। तो जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही देखना चाहते हैं और वो जैसा देखना चाहते हैं ड्रामाटिस्ट या राइटर या जो आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं वही चीज़ क्रिएट करते हैं। तो सेम ये वहीं पे ऐसी ही सिचुएशन बन चुकी थी। The result was that the old Elizabethan spirit, with its patriotism, its love for adventure and romance, its creative vigor, and Puritan spirit, with its moral discipline and love of liberty, became things of the past. तो एलिजाबेथन स्पिरिट जो थी जिसमें मुल्क से मोहब्बत थी, एडवेंचर था, रोमांसेस थे, क्रिएटिविटी थी, और प्यूरिटन स्पिरिट जिसमें अच्छाई बुराई सजा जजा स्वाब गुनाह को भी डिस्कस किया जाता था, वो सब के सब माजी की बातें बन गई। फॉर अ टाइम इन पोइट्री, drama and prose, nothing was produced which could compare satisfactorily with the great achievements of the Elizabethans, of Milton, and even of minor writers of the Puritan age. अब जो एक बूम आया था जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें शेक्सपियर था, मार्लो था और स्पेंसर था और बहुत सारे ऐसे हैं, जॉन मिल्टन और बहुत सारे ऐसे राइटर जिन्होंने बड़े बड़े मास्टरपीस लिखे, तो वैसा कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। यानी कि बिल्कुल एक फजूल किस्म का ये टाइम था इंग्लिश लिटरेचर में। और इसमें जो एक दो चीज़ें फर्दर इंट्रोड्यूस करवाई गई वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो क्या था जिसकी बिना पे हम इस टाइम के लिटरेचर को सेपरेट कर सकते हैं। But then the writers of the period began to evolve something that was characteristics of the time. राइटर्स ने वही करना शुरू कर दिया जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो वक्त की ज़रूरत थी, बिल्कुल वैसी ही फजूल सी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। पहली चीज़ थी रियलिज्म।
They made two important contributions to English literature in the form of realism and a tendency to preciseness. अब ये realism और tendency to preciseness क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. In the beginning, realism took an ugly shape because the writer painted the real pictures of the corrupt society and court. Realism क्या होता है? जो हकीकत को बयान करता है, जो रियलिटी को बयान करता है. तो जब लोगों ने राइटिंग करनी शुरू की तो एक्चुअली जो सिचुएशन थी सोसाइटी की, लोग जैसे करप्ट थे, मोरली करप्ट थे, और कोर्ट में लोग करप्ट थे. लाइक चार्ल्स टू ने बहुत सारी मिस्ट्रेसेस रखी हुई थी, बहुत सारी खातीन के साथ उसका तल्लक था, और हर वक्त फजूल किस्म के लोग उसको घेरे रखते थे, और उसकी खुद अपनी हरकतें बहुत ज़्यादा फजूल थी. तो इस तरह की चीज़ें हैं जो राइटर्स ने फिर लिखनी शुरू कर दी. तो सबसे पहले तो इस रियलिज्म की एक अगली शेप थी. अगली शेप क्यों थी? क्योंकि जो रियलिटी थी वो उसी को बयान कर रहे थे, और उस वक्त सोसाइटी और कोर्ट की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं थी. द रिजल्ट वाज अ कोर्स एंड इन्फीरियर टाइप ऑफ लिटरेचर. तो अब बड़ा फजूल किस्म का और एक निचले दर्जे का, बिल्कुल घटिया किस्म का एक लिटरेचर पैदा हुआ. Later, this tendency of to realism became more wholesome, and the writers tried to portray realistically human life as they found it, its good as well as bad side, its internal as well as external shape. आहिस्ता आहिस्ता राइटर ने अब समझना शुरू कर दिया कि रियलिज्म को एक्चुअली उन्होंने रिप्रेजेंट कैसे करना है. ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन जो कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स, कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है. ये हमेशा इस तरह से नहीं होता है, बल्कि इट फॉल्स इन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, दैट इज ग्रे एरिया. कहीं पर लाइट ग्रे एरिया होता है, कहीं पर डार्क ग्रे एरिया होता है. तो इसी तरह के ह्यूमन बीइंग और जो है वो वाइस एंड वर्चू का मजमुआ है. अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के अंदर पाई जाती हैं. जिंदगी भी ऐसी ही होती है. तो यहाँ पर राइटर्स की फिर कोशिश थी कि वो जिंदगी की अच्छाई और बुराई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हर तरह की शेप को डिस्कस करें. आगे हम अगर देखें तो द टेंडेंसी ऑफ प्रिसाइजनेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. द टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस which ultimately became the chief characteristics of the restoration period made a lasting contribution to English literature. अब ये जो टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस है ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन था, ये एक ऐसी खूबी थी रेस्टोरेशन पीरियड की जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कायम दायम है. It emphasized directness and simplicity of expression and counteracted the tendency of exaggeration and extravagance which was encouraged during the Elizabethan and the Puritan age. अच्छा जी, इसका एम्फेसाइज क्या था कि आप जो बात करनी है डायरेक्ट करें, घुमा फिरा के मत करें, और दूसरी ये कि सिंपल एक्सप्रेशन हो, बात करने का अंदाज बिल्कुल सादा हो, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ कि जब हम बात करते हैं क्लासिक लिटरेचर की, जिसमें ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर आता है, फिर लैटिन लिटरेचर है, इटालियन लिटरेचर है, उसको जब ट्रांसलेट इन्होंने करना शुरू किया, आप चौसर को पढ़ें या उसके बाद के राइटर्स को पढ़ें, इवन के शेक्सपियर तक को पढ़ें, तो बहुत स्कील किस्म की, बड़ी हैवी किस्म की बातें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता था, और उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना और बहुत ज़्यादा अकल वाला होना ज़रूरी होता था, बड़ा लर्नड पर्सन होना ज़रूरी होता था. मगर यहाँ पर बहुत सिंपल राइटिंग शुरू हो चुकी थी, बहुत डायरेक्ट बात होती थी, बहुत घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती थी, बल्कि जो बात जैसे करनी होती थी वो कर दी जाती थी. तो जिन चीज़ों को एलिज़ाबेथन और प्यूरिटन एज में इनकरेज किया जाता था, उसकी जगह पे डायरेक्टनेस और सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन ने ले ली थी. Instead of using grandiloquent phrases, involved sentences full of Latin quotations and classical allusions, the Restoration writers, under the influence of French writers, gave emphasis to reasoning rather than romantic fancy, and evolved an exact, precise way of writing consisting of short, clear-cut sentences without any unnecessary word. तो ये वही बात है जिसको मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बड़ी बड़ी शकील किस्म की बातें जिसमें लैटिन कोटेशंस हों. अब एक लैटिन कोटेशन आ जाए तो अगर हम सिंपल को इंग्लिश की राइटिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो पहले हम उस लैटिन कोटेशन को समझने के लिए लैटिन को समझेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन ढूंढेंगे, फिर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे. या फिर क्लासिकल एलुजन्स क्या थे, जैसा कि ग्रीक मैथोलॉजी से किसी चीज़ का रेफरेंस दे देना. तो जब तक हम उस मैथोलॉजी के बैकग्राउंड के बारे में हमें नहीं पता होगा,
हम उस बात को, उस रेफरेंस को नहीं समझ सकते। तो ऐसा कुछ भी रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं हो रहा था, बल्कि चूंकि वो अब फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करना शुरू हो गए थे, तो फ्रेंच राइटर्स बिल्कुल डायरेक्ट बात करते थे। तो रीजनिंग, यानी कि अगर कोई बात करनी है तो उसके पीछे कोई रीजन हो, बिला वजह की रोमांटिक फैंसी नहीं होती थी, बल्कि अगर कोई बात होती तो किसी रीजन के साथ की जाती थी। और प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग सिंपली, जिसमें छोटे छोटे नॉर्मल से जुमले हैं, शॉर्टकट सेंटेंसेस हैं, और बिल्कुल भी फजूल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यहाँ पर अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं रेस्टोरेशन पोएट्री डिस्कस करूंगी। जॉन ड्राइडन, हम इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये 1631 में पैदा हुआ और इसकी डेथ 1700 में हुई। तो चूंकि रेस्टोरेशन जो टाइम था वो भी 1700 में ही कंक्लूड हुआ, और इस दौरान जॉन ड्राइडन ने जो राइटिंग्स की हैं वो एक्चुअली दैट वाज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज ऑन एज, कि वो उस टाइम पे जो कुछ हो रहा था, उस दौर में जो कुछ हो रहा था, उसने बड़ा आसानी के साथ उसको डिस्कस किया है अपनी राइटिंग्स में। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज मोस्ट स्टिरिकल, रियलिस्टिक एंड रिटन इन द हेरोइक कपलेट, ऑफ विच ड्राइडन वाज द सुप्रीम मास्टर। स्टेरिकल मतलब जिसमें तंज, काटदार तंज होता था, रियलिस्टिक जो रियलिटी को बयान करता था, और हेरोइक कपलेट, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। ये एक राइटिंग स्टाइल है, पोएट्री को लिखने का स्टाइल है, जैसा कि मैंने आपको स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में बताया, और आपके साथ मैंने शेक्सपियर की भी राइटिंग्स के स्टाइल डिस्कस किए थे। तो ये भी एक हेरोइक कपलेट का एक स्टाइल था जिसको ड्राइडन ने प्रैक्टिस किया था। He was the dominating figure of the Restoration period and he made his marks in the fields of poetry, drama and prose. तो ये ड्रामा भी लिखता था, प्रोज भी इसने लिखा और पोएट्री भी लिखी। He wrote in a clear and forceful style which laid the foundation of the classical school of poetry in England. अब अगर हम क्लासिकल पोएट्री इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द पोएट्री ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो ये एक अलग एक स्टाइल था जिसको इसने मुतारफ करवाया था। The poetry of Dryden can be conveniently divided under three heads. अब ये तीन तरह के स्टाइल थे इसके, जिसमें पॉलिटिकल स्टाइल्स थे, डॉक्ट्रिनल पोएम्स थी एंड द फेबल्स थी। ऑफ हिज पॉलिटिकल स्टायर, जो इसने जो इसने तंज किया था पॉलिटिक्स के ऊपर, जो बादशाह के ऊपर और उस वक्त की सियासी हालात के ऊपर जो उसने तंज किया था, तो उसके लिए एब्सोलम एंड एक्टोफेल एंड द मेडल आर वेल नोन। इन एब्सोलम and Achtophel, which is one of the greatest political satires in the English language, Dryden defended the king against the Earl of Shaftesbury, who is represented as Achtophel। तो एक्चुअली इसने अपने बादशाह चार्ल्स टू को डिफेंड करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ हेरोइक कपलेट, जिसका मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था। A heroic couplet is a traditional form of English poetry commonly used in epic and narrative poetry। अब हेरोइक कपलेट एक्चुअली एक ऐसा इंग्लिश पोइट्री को लिखने का स्टाइल है जो दो तरह की पोइट्री में इस्तेमाल होता है। एक में तो एपिक और दूसरे को नैरेटिव पोइट्री कहते हैं। एपिक पोइट्री किसको कहते हैं? जिसको हम एक हेरोइक पोएम कहते हैं, अ लॉन्ग पोएम कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में पैराडाइज लॉस्ट का जिक्र किया था, जो कि एक पोइम थी जो 12 जिल्दों पे मुश्तमिल थी, यानी कि 12 किताबों में एक पोइम लिखी गई थी। तो दैट वाज एन एपिक। इतनी लंबी पोइम कि उसके लिए कई किताबें लिखनी पड़ जाएं, तो उसको हम एपिक कहते हैं, अ लॉन्ग पोइम। और उसमें फिर बड़े बड़े कहानियाँ होती हैं, उसमें बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, चाहे वो फिक्शनल हो चाहे वो रियल हो। दूसरा नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव आपको पता है कि दैट इज़ रिलेटेड टू नरेशन। नरेशन में क्या होता है? हम बयान करते हैं, कोई कहानी बयान करते हैं, तो या तो कहानियाँ जिसमें बयान की गई हों उसमें हेरोइक कपलेट इस्तेमाल किए जाते थे, या फिर एपिक। और एपिक भी नैरेटिव टाइप की ही पोइट्री होती है, मगर ये काफ़ी बड़ी पोइम होती है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। और अब ये जो हेरोइक कपलेट होते हैं, इसका जो राइटिंग स्टाइल होता है, राइमिंग आपको पता है कि एंड पे जो साउंड एक जैसी क्रिएट करते हैं। किसी भी शेर के आखिर में जब 2 या 3 लाइनों के आखिर में एक जैसी साउंड आ रही हो या उसकी तरतीब ऐसे लगाई गई, उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो पेयर ऑफ लाइन्स इन, अब पेयर ऑफ लाइन्स आपको पता है कि दो अशार से मिलके एक शेर बनता है, दो यानी कि लाइनों से मिलके एक शेर बनता है। तो अब पेयर ऑफ लाइन्स मीन यानी कि एक शेर, तो उसमें एम्बिक पेंटामीटर को यूज किया जाता था। एम्बिक पेंटामीटर, पेंटा का मतलब होता है 5,
ठीक है। पेंटामीटर मतलब देयर शुड बी 5 मीटर, 5 फीट। अब 5 फीट क्या होते हैं आपको पता है? फीट हमारे 2 पाँव होते हैं। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 5 फीट मतलब 10 syllables। तो एम्बिक में जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की एक होती है कि एक स्ट्रेस्ड हो एक अनस्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो अनस्ट्रेस्ड हो। और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड को भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसमें जो स्ट्रेस्ड होता है वहां पर थोड़ी सी गूंज के साथ आवाज आती है, जो अनस्ट्रेस्ड होता है वहां पर थोड़ी सी हल्की आवाज आती है। तो ये एक रिदम बन जाता है, एक म्यूजिकल टच आ जाता है। खैर, यूज ऑफ द हेरोइक कपलेट वाज पायनियर्ड बाय जॉफरी चॉसर। ये हेरोइक कपलेट सबसे पहले जॉफरी चॉसर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये इसकी एक पॉइंट थी, उसमें इसने ये एक स्टाइल मुतारफ कराया था। फिर उसके बाद उसने कैंटरबरी टेल्स में भी यही स्टाइल फॉलो किया था। एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन प्रेफर्ड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप इन द रेस्टोरेशन एज एंड अर्ली 18th century रेस्पेक्टिवली। और फिर जॉन ड्राइडर और अलेक्जेंडर पॉप ने रेस्टोरेशन एज में और 18th century के स्टार्ट में इसको यूज किया था स्टाइल को। Could I follow like thee and make thy stream my great example as it my theme? Though deep yet clear, though gentle yet not dull, strong without rage, without overflowing full. अब ये देखें, स्ट्रीम, थीम, डल, फुल। तो यहाँ पर ये राइम स्कीम देखेंगे, अगर आप इसका जब एनालिसिस करेंगे तो देयर यू कैन फाइंड 10 फीट, यानी कि आपको 10 syllable इसके अंदर मिलेंगे। सेलेबल्स का आपको पता है कि जब हम हल्का सा ब्रेक एक वर्ड को बोलते हुए देते हैं तो उसमें जितनी बार हम ब्रेक देते हैं उतने ही उसके सेलेबल बनते चले जाते हैं। तो ये उसकी एक मिसाल यहाँ पे दी हुई है। आगे हम देखते हैं, द टू ग्रेट doctrinal poems of Dryden are Religio Laici and the Hind and the Penether. These poems are neither religious nor devotional but theological and controversial. तो देखने में तो ये ऐसे ही लगती हैं कि जैसे डॉक्ट्रिनल पोएम का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ख़ास किस्म के एक नज़रिए को सपोर्ट किया जा रहा होता है, नज़रिए से रिलेटेड ये पोएम्स थी। मगर ये नामों से ऐसा फील होता है, मगर ऐसा नहीं था। ना तो ये किसी माइंडसेट को, ना ही रिलीजन को सपोर्ट करती थी, बल्कि ये थियोलॉजिकल एंड कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मीन जिसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो, कोई इसको कुछ समझे कोई उसको कुछ समझे। द फेबल्स की अगर हम बात करें, विच वर रिटन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ ड्राइडन्स लाइफ, शो no decrease in his poetic power. Written in the form of a narrative, they entitled Dryden to rank among the best storytellers in verse of England. इन इंग्लैंड। तो फेबल्स क्या होती हैं? इनके अंदर ये फेबल्स भी एक फर्जी कहानियां होती हैं, स्टोरी जिसे हम कहा जाता है, जिसे अफसानवी कहानी कहा जाता है, जो एक नज़म की सूरत में बयान की गई होती है। तो उस वो भी इंग्लैंड में इंग्लैंड पोइट्री का इसको ट्रेजर समझा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री। अब हम ड्राइडन की पोइट्री के कुछ अहम खसूसियात के बारे में बात करेंगे। द पोइट्री ऑफ ड्राइडन possess all the characteristics of the Restoration period and is therefore thoroughly representative of that age. ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। It does not have the poetic glow, the spiritual fervor, and moral loftiness and philosophical depth, which were sadly lacking in the Restoration period. तो उसने पोइट्री जो की है एक्चुअली इस लिहाज से भी उसको अच्छा कहा जाता है कि उसके अंदर वो शानदार चमक दमक और वो स्पिरिचुअल फर्वोर और मोरल लॉफ्टीनेस, यानी कि मोरल जो है उसके अंदर हाइटेंड थॉट और फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं मिलती है। और ये सारे का सारा मामला रेस्टोरेशन पीरियड में ऐसा ही था। लोग सतही किस्म की और फजूल किस्म की हरकतों में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वही रिफ्लेक्ट हो रहा था ड्राइडन की पोइट्री के अंदर। बट इट हैज़ द फॉर्मलिज्म, द इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन, the argumentative skill and the realism which were the main characteristics of that age. अब वहाँ पे चेंज क्या आया था? फॉर्मलिज्म, यानी कि अब फॉर्मेलिटी आ गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने के बजाय डायरेक्टनेस आ गई थी। इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन मतलब जानबूझ के बहुत सिंपल बात बड़े डायरेक्ट और टर्स अंदाज में कर दी जाती थी। उसमें आर्गुमेंटेटिव स्किल मीन्स के रीज़न के साथ बात की जाती थी, बिला वजह की बातें छोड़ी नहीं जाती थी, बल्कि जो बात की जाती थी उसके लिए रीज़न भी, एक तो जी भी पेश की जाती थी। और
रियलिटी को बयान करता था। तो ये एक्चुअली ये एक एड ऑन था जो पहले शायद इंग्लिश लिटरेचर में नहीं था। Dryden's greatest contribution to English poetry was his skillful use of the heroic couplet, which became the accepted measure of serious English poetry for many years. फिर हेरोइक कपलेट को इसने एक बार से फिर स्किलफुली यूज किया। ये तो नहीं हम कह सकते कि इसने मुतारफ कराया, बल्कि हम ये कहेंगे उसने स्किलफुली इसको यूज किया। और इसके साथ ही फिर सीरियस पोइट्री के लिए इसको एक मैयर के तौर पे, यानी कि एक पैमाने के तौर पर इसकी पोइट्री को एक आइडियलाइज किया जाता था और इसके पैमाने पे रख के बाकी पोइट्री को देखा जाता था। अगर हम रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करें, इन 1642 द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय प्यूरिटन्स एंड सो नो प्लेस वर रिटन फ्रॉम 1642 till the restoration coming back of monarchy in England with the accession of Charles II to the throne। तो 1642 में हर तरह के थिएटर इंग्लैंड में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि थिएटर को कहा जाता था कि ये जी गुनाह है, यहाँ पर जो लोग एक्टिंग करते हैं वो गुनाह है, और जो लोग देखने के लिए जाते हैं वो पैसे ज़ाया करें, पैसे ज़ाया करना गुनाह है, अपना वक्त ज़ाया करना गुनाह है, और जिस चीज़ से हमें कोई हासिल नहीं हो रहा है, जिससे हमें सवाब नहीं मिल रहा है, उस काम को करना गुनाह है। तो ये सारी बातों की वजह से थिएटर बंद हो गए और फिर ये 1960 तक ये बंद रहे। जैसे ही चार्ल्स टू ने आके तख्त को संभाला, उसके साथ ही थिएटर्स रीओपन हुए। द ड्रामा इन इंग्लैंड आफ्टर 1660 called the restoration drama showed entirely new trends on account of the long break with the past। अब आप ये देखें कि तकरीबन 18 से 20 साल का अरसा थिएटर बंद रहा। जब ये नए सिरे से खुला तो वो पुराना पुराना थिएटर नहीं था, वो शेक्सपियर वाला थिएटर नहीं था, बल्कि वो उसकी शक्ल बदल चुकी थी। मोर ओवर इट वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ द न्यू एज विच वॉज डिफिशिएंट इन पोएटिक फीलिंग, इमेजिनेशन एंड इमोशनल अप्रोच टू लाइफ, बट लेड एम्फेसिस ऑन प्रोज एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंटेलेक्चुअल रियलिस्टिक एंड क्रिटिकल अप्रोच टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। पहले ड्रामा पोएट्री की फॉर्म में लिखा जाता था। अगर आप शेक्सपियर और मॉलो के ड्रामास को देखें और बेन जॉनसन को देखें तो ये ड्रामा पोएट्री की फॉर्म में लिखा करते थे। ब्लैंक वर्स भी इसी टाइम पे आज़ाद हुई थी। तो मगर जो अब ड्रामा आया था 1660 के बाद, तो इसमें पोएट्रिक फॉर्म नहीं था, पोएटिक फीलिंग नहीं थी, उस टाइप का इमेजिनेशन नहीं था, इमोशनल अप्रोच नहीं थी, बल्कि प्रोज की फॉर्म में, प्रोज मतलब नसर की फॉर्म में ड्रामा लिखा गया और उसमें इंटेलेक्चुअलिटी और रियलिस्टिक एंड क्रिटिकल अप्रोच अपनाई गई ज़िंदगी के बारे में। अब आप ये देखें कि जिस तरह का ड्रामा आज हम देखते हैं, ये समझ लेंगे इसकी पहली शक्ल उस दौर में सामने आ गई थी, जिसमें बड़े बड़े शेर नहीं बोले जाते थे, बड़े बड़े अल्फाज नहीं बोले जाते थे, और सिंपल ऐसी ही बात की जाती थी जैसे आम लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और ज़िंदगी के मामलों को भी बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती थी। एज द कॉमन पीपल स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्योरिटनिज्म हैड नो लव फॉर द थिएटर्स, द ड्रामेटिस्ट हैड टू cater to the taste of the aristocratic class, which was highly fashionable, frivolous, cynical and sophisticated। आम बंदा तो थिएटर देखने के लिए जाता ही नहीं था, क्योंकि वो कटर थे। वो आज भी ये चीज़ समझते थे प्यूरिटन इन्फ्लुएंस के साथ कि ये गुनाह है और पैसे ज़ाया करना गुनाह है, वक्त ज़ाया करना गुनाह है, इसको देखने से हमें स्वाब नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमने ये गुनाह का काम नहीं करना है। तो एरिस्टोक्रेटिक थे, जिनके पास पैसा था, या जो लोग कोर्ट में थे, या जो हाई क्लास से बिलोंग करते थे, तो उनकी डिमांड कुछ और थी। वो बहुत अजीब तरीके से फ्राइवलसली बिहेव कर रहे थे, तो सोफिस्टिकेटेड थे, तो राइटर जो थे वो उनके टेस्ट के मुताबिक राइटिंग करते थे। The result was that, unlike the Elizabethan drama, which had a mass appeal, had its roots in the life of the common people and could be legitimately called the national drama, the Restoration drama had none of these characteristics। अब एलिजाबेथन ड्रामा में लोगों की माइंडसेट को देखते हुए ऐसी बातें की जाती थी जिससे मुल्क में मोहब्बत और मज़हब के साथ लगाओ और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी, जिनको वो आइडलाइज करते थे, तो लोग उन्हीं को ही प्रेफर करते थे। मगर रेस्टोरेशन ड्रामा में ऐसा कुछ नहीं था जो लोगों को अपील कर सकता। Its appeal was confined to the superstrata of society, whose taste was aristocratic and among which the prevailing fashions and etiquettes were foreign and extravagant। तो चूंकि ये फ्रांस से मुस्तार लिया गया था, फ्रांस को फॉलो किया जाता था, और अपर सेट्राटा का मतलब है सेट्राटा ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो अपर क्लास होती है,
जो अपर लेयर होती है, जो सबसे ऊपर इलीट क्लास होती है, उसी के टेस्ट को सामने रखते हुए, अरिस्टोक्रेसी हम जिसे कहते हैं, उसको सामने रखते हुए ही ड्रामा राइटिंग की जाती थी। यहाँ पर मैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जिक्र करूंगी। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स विच पोर्ट्रेड द सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ द dominant class of society, its gaiety, foolery, insolence and intrigue। अच्छा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें हाई क्लास को दिखाया जाता है और उनके जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं और उनके जो सतीपन होता है और उनका जो गुरूर और तकब्बर और उनका जो लाइफ होता है, यानी कि वो सिंपल लोगों की तरह नहीं बल्कि वो खुद को बड़ा हाई फाई समझते हुए बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो उसको हाईलाइट किया जाता था। दस द बेसिस ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा वॉज वेरी नैरो। The general tone of this drama was mostly aptly described by Shelley। तो अब इसको नैरो इसलिए था कि एक खास क्लास को खुश करने के लिए एक खास क्लास की बातों को डिस्कस किया जाता था, तो ये बड़ा नैरो था, बड़ा छोटा सा था, तंग नजरी इसके अंदर हमें नजर आती है, तंग सा इसका रास्ता नजर आता है। जबकि अगर हम एलिजाबेथन ड्रामा को देखें तो वो यूनिवर्सल ड्रामा कहलाता है, क्योंकि आज भी अगर हम शेक्सपियर को या मार्लो को, बेन जॉनसन को पढ़ें तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी लाइफ के बारे में या हमारे इर्द गिर्द किसी के बारे में ये बात की जा रही है, जबकि रेस्टोरेशन ड्रामा में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। अब शैली इसके बारे में कहता है, कॉमेडी लूजेस इट्स आइडियल यूनिवर्सैलिटी विथ सक्सीडेड ह्यूमर, वी लाफ फ्रॉम सेल्फ complacency and triumph instead of pleasure, malignity, sarcasm, and contempt. Succeed to sympathetic merriment. We hardly laugh, but we smile। तो ये उसने एक्चुअली बताया है कि यूनिवर्सलिटी ख़त्म हुई और बिल्कुल एक अजीब सी शेप थी ड्रामा की जो सामने आनी शुरू हुई। These new trends in comedy are seen in Dryden's Wild Gallant, ये उसके ड्रामा का नाम है। Etheridge, Vacalaries, the country wife and the plain dealer, and the plays of Vamberg and Farquhar. But the most gifted among all the Restoration dramatists was William Congreve। ये 1670 में ये पैदा हुआ है और 1720 में इसकी डेथ हुई है। Who wrote all his best plays? He was 30 years of age। He well known comedies and लव फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये राइटर्स हैं और उनकी राइटिंग्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैज़ इवन रिटन such fine prose for the stage as Congreve did। He balances, polishes and sharpens his sentences until they shine like chiseled instrument for an electrical experiment, through which passes the current in the shape of his incisive and scintillating wit। As the plays of Congreve reflect the fashion and foibles of the upper class whose moral standards had become lax, they do not have a universal appeal, but as social document their value is very great। अच्छा जी, कॉन्ग्रीव के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो स्टाइल था बड़ा ही पॉलिश था, उसने बड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। देखने में हम ये कह सकते हैं कि ये शेक्सपियर की तरह या मार्लो की तरह या बेन जॉनसन की तरह यूनिवर्सल अपील के वाले तो नहीं थे, मगर अगर आज हम इसके ड्रामास का एनालिसिस करें तो एक्चुअली हमें ये बताता है कि उस दौर में क्या सिचुएशन थी, लोगों की पॉलिटिकली और लोगों के कैसे माइंडसेट थे। ये तो थे कॉमेडीज। कॉमेडी वो ड्रामा होता है जिसमें जिसको देख के लोग हंसते हैं। ट्रेजेडी वो ड्रामा होता है जिसमें सैड इंसिडेंट्स होते हैं। ट्रेजेडी डजंट मीन कि जो उसका एंड है वो बुरा होगा, यानी कि किसी की डेथ होगी या हीरो बर्बाद हो जाएगा, बल्कि ट्रेजेडी में ये होता है कि हीरो के ऊपर मुसीबत आती है और वो उसके साथ डील करने की कोशिश करता है और उसके बाद हो सकता है कि उसके साथ अच्छा हो जाए या उसके साथ बुरा हो जाए, यानी कि हैप्पी एंडिंग भी पॉसिबल होती है। तो ट्रेजेडी ये एक स्टाइल है ड्रामा का। In tragedy, the Restoration period specialized in heroic tragedy, which dealt with themes of epic magnitude। तो पहले जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी उनमें एपिक मैग्नीट्यूड यूज किया जाता था। सेम यहाँ पे भी यूज किया जाता है। एपिक मैग्नीट्यूड मीन्स एक बड़ा हाई फाई और लॉफ्टी किस्म का जो रिप्रेजेंटेशन उसके ऊपर होती थी। द हीरोज एंड हीरोइंस पोजेस सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। अभी आप ये देखें कि अगर आप बॉलीवुड की मूवीज देखें या हम सिंपली जब सिनेमा देखते हैं
या फीचर फिल्म्स देखते हैं तो हीरो या हीरोइन के पास सुपर ह्यूमन क्वालिटीज लाइक वो एक टाइम पे कई लोगों को मार गिरा सकता है, या बड़ा जबरदस्त किस्म का एक विट है, बड़ी इंटेलिजेंस है, तो इस तरह की क्वालिटीज दिखाई जाती थी। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेजेडी वाज didactic to inculcate virtues in the shape of bravery and conjugal love। तो इन ट्रेजेडीज का पर्पस ऑडियंस को कुछ सिखाना होता था, कुछ सबक देना होता था, जिसमें लोगों को ये दिखाया जाता था कि आप अच्छे कैसे हो, आपको होना चाहिए, या फिर आपको ये अपने वतन के साथ मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, आपको बहादुर कैसा होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसा लेसन होता था जिसको डिक्टेट करने की कोशिश की जाती थी। द चीफ प्रोटैगनिस्ट एंड राइटर ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी वाज ड्राइडन। अंडर हिज लीडरशिप द हेरोइक ट्रेजेडी डोमिनेट द स्टेज फ्रॉम 1660 to 1678. His first experiment in this type of drama was his play Tyrannic Love and the Conquest of Granda. He brought it to its culminating point. He shifts his crown from the typical heroic tragedy in this play, drops rhyme, and questions the validity of the unities of time, place, and action in the condition of the English stage. तो ये उसके जो इस ड्राइडर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से उसने यहाँ पर भी बड़े ही कमाल के प्लेस लिखे हैं। यहाँ पर अगर हम रेस्टोरेशन प्रोज की बात करें, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज डिफिशिएंट इन पोएट्री एंड ड्रामा, बट इन प्रोज इट होल्ड्स इट्स हेड मच हायर। तो पोएट्री और ड्रामा में तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है, मगर प्रोज आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ देखेंगे कि प्रोजेटिक फॉर्म में लिखा तो जाता था, मगर अब तक जितने भी रेनेसांस तक हमें ज़्यादातर पोएट्री के बारे में ही सुनने को मिलता है, और इवन के जो ड्रामा लिखे जाते थे वो भी पोएट्री की फॉर्म में ही लिखे जाते थे। तो ये टाइम एक ऐसा था जिसमें सिंपल प्रोज एंटर हुआ, और आपको पता है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पोएट्री से ज़्यादा प्रोज को पढ़ा जाता है। इवन ड्रामाज भी प्रोज की फॉर्म में ही बनते हैं, जिसे हम नसर या सिंपल राइटिंग कहते हैं। Of course, it cannot be said that the Restoration prose enjoys absolute supremacy in English literature, because, on account of the fall of poetic power, lack of inspiration, preferences of the merely practical and prosaic subject and approach to life, it could not reach those heights which it attained in the preceding period in the hands of Milton and Browne, or in the succeeding ages in the hands of Lamb, Hazlitt, Ruskin and Carlyle। अच्छा, हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बड़ा ये एक अच्छा दौर था प्रोज के हिसाब से, मगर ये हम ज़रूर कहेंगे कि इसने जो ट्रेडिशन सेट किए थे वो आने वाले टाइम पे राइटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का बायस बने थे। बट इट हैज़ टू बी एडमिटेड दैट इट वाज ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड दैट इंग्लिश प्रोज वाज डेवलप्ड एज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग क्लियरली एंड प्रिसाइजली average ideas and feelings about miscellaneous matters of which prose is really meant। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड में एक नया मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें अगर कोई ऐसा बंदा कोई बात करना चाह रहा है जिसको पोइट्री के स्टैंडर्ड्स नहीं पता है कि पोइट्री कैसे लिखी जाए, तो वो अपना अपना जो मुद्दा है वो बड़े सिंपल आम अल्फाज में बयान कर सकता था। और प्रोज का मकसद भी यही है कि जो मल्टीपल किस्म के मिसलिनियस टाइप के मैटर्स हैं उनको बड़े क्लियर और सिंपल अल्फाज में बयान कर दिया जाए। For the first time, a prose style was evolved which could be used for plain narrative, argumentative exposition of intricate subjects, and the handling of practical business. The epigrammatic style of Bacon। यहाँ पर मैं बेकन का जिक्र करूंगी। बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश essay। The grandiloquent prose of Milton and the dreamy harmonies of Browne could not be adapted to scientific, historical, political, and philosophical writing, and above all to novel writing। तो नॉवल राइटिंग अब आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहा था, और साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल राइटिंग के लिए पोएटिक फॉर्म सूटेबल नहीं था। उसके लिए ज़रूरी था कि प्रोज लिखा जाए। तो अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें तो उसने एक्चुअली इंग्लिश ऐसे को मुतारफ़ कराया, उसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। तो उसके स्टाइल को अब आगे से मज़ीद यूज़ किया जाने लग गया, क्योंकि पोइट्री हर जगह पे काम नहीं आती है। प्लेन नैरेटिव के लिए या आर्गूमेंट के लिए, एक्सपोजिशन के लिए, या इंट्रिकेट सब्जेक्ट, किसी भी किस्म के इंट्रिकेट सब्जेक्ट के लिए, यानी कि पॉलिटिकल राइटिंग हो या साइंटिफिक राइटिंग हो, तो वहाँ पर
या प्रैक्टिकल बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो ये प्रोज ही है जहाँ पर हमारे काम आती है. Thus, with the change in the temper of the people, a new type of prose as was developed in the restoration period was essential. अब जो प्रोज था, जो नसर थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक लाजमी ज़रूरत बनती जा रही थी. As in the fields of poetry and drama, Dryden was the chief leader and practitioner of the new prose. In his greatest critical work, Essay of Dramatic Poesy, Dryden presented a model of the new prose which was completely different from the prose of Bacon, Milton and Browne. तो इसने एक क्रिटिकल ऐसे लिखा जिसका नाम था ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी. ड्रामेटिक पोएजी मतलब पोएट्री को पोएजी लिखा है इसने. ड्रामा के अंदर जो पोएट्री यूज की जाती है उसके बारे में इसने लिखा और यहाँ पर इसने एक नया स्टाइल प्रोज का मुतारफ कराया जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ था बेकन और मिल्टन और ब्राउन से. यानी कि ये तीन लोग वो हैं जो ड्राइडन से पहले जिन्होंने प्रोज लिखने की कोशिश की थी. बेकन को जैसे मैंने आपको बताया ये रेनेसांस में था, मिल्टन भी रेनेसांस का था, ब्राउन भी रेनेसांस का ही राइटर था और इन्होंने भी प्रोज को थोड़ा सा मुतारफ करवाने की कोशिश की थी मगर इसका जो स्टाइल था वो इंटायरली डिफरेंट था. He wrote in a plain, simple and exact style free from all exaggerations. His fables and the preface of them to them are fine examples of the prose style which Dryden was introducing. यहाँ पर हम जॉन बुनियाद की बात करेंगे. नेक्स्ट टू ड्राइडन, बुनियान वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द पीरियड. लाइक मिल्टन ही वॉज imbued with the spirit of Puritanism, and in fact, if Milton is the greatest poet of Puritanism, Bunyan is its greatest storyteller. तो मिल्टन जब हम इसकी पैराडाइज लॉस्ट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्यूरिटन स्पिरिट बड़ी खूबसूरती के साथ उसने अपनी राइटिंग में बयान की है. तो अगर वो एक अच्छा शायर था मिल्टन तो इस टाइम पे जिसे हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं एक प्यूरिटन स्पिरिट के साथ हमें एक ग्रेट स्टोरी टेलर हम इसे बुनियान को कह सकते हैं. His greatest work in the Pilgrim's Progress, just as Milton wrote his Paradise Lost to justify the way to God to men. Bunyan's aim in the Pilgrim's Progress was to lead men and women into God's way, the way of salvation, through a simple parable with homely character and exciting events. पैराडाइज लॉस्ट में स्टूडेंट्स मिल्टन ने एक्चुअली ये बताया था कि अगर गॉड ने इंसान को जन्नत से निकाला है तो असल में उसकी वजह क्या थी और उसने गॉड को जस्टिफाई करने की कोशिश की है पैराडाइज लॉस्ट में. बुनियान ने क्या किया है, बुनियान हम इसे कहेंगे, इसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में ये बताया है एक सबक देने की कोशिश की है कि मैन एंड वमेन को गॉड के रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, एक ऐसा रास्ता जिस पर जाके उसकी बख्शिश हो जाए, उसके गुनाह माफ हो जाएं. क्योंकि ये कहा जाता है कि इंसान दुनिया पे भेजा ही अपनी सजा काटने के लिए है क्योंकि उसने एक गुनाह किया जन्नत में अल्लाह ताला की बात ना मान के. तो उसको जन्नत से निकाल के दुनिया पे भेजा गया. तो इंसान दुनिया पे आया ही अपनी गुनाह की सजा पाने के लिए है और वो उसको चाहिए कि यहाँ पे आके गॉड की बातों को माने ताकि उसकी बख्शिश हो जाए. और फिर इसमें उसने मल्टीपल किस्म की स्टोरीज और सिंपल करेक्टर्स के साथ इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है. Like Milton, Bunyan was endowed with a highly developed imaginative faculty and artistic instinct. तो मिल्टन की तरह ही था. In The Pilgrim's Progress, Bunyan has described the pilgrimage of the Christian to the heavenly city, the trials, tribulations, and temptation which he meets in the way in the form of events and characters who abstract and help him, and his ultimately reaching the goal. It is written in the form of allegory. The style is terse, simple, and vivid, and its appeal to the cultured as well as to the unlettered. एज डॉक्टर जॉनसन रिमार्क्ड, डॉक्टर जॉनसन एक क्रिटिक था जिसने इसका एनालिसिस किया था इस राइटर का, इसकी राइटिंग का. अब उसके ने यहाँ पर इसके बारे में अपना एक्सप्रेशन दिया है यानी कि उसको कमेंट किया है इस राइटिंग को. दिस इज द ग्रेट मेरिट ऑफ द बुक दैट द मोस्ट कल्टिवेटेड मैन कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रेज मोर हाईली एंड द चाइल्ड नोज नथिंग मोर अम्यूजिंग. तो ये इसने उसकी तारीफ में ये अल्फाज कहे हैं. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस is a work of superb literary genius and it is surpassed as an example of plain English.
It is quite true to call him the pioneer of the modern novel because he had the qualities of the great storyteller, deep insight into character, humor, pathos, and the visualizing imagination of the dramatic artist. तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आपको स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा याद कराऊं तो मैंने आपको पिलग्रिम्स स्टोरी के बारे में बताया था। ये कौन सी स्टोरीज थी बच्चों? ये वो स्टोरीज थी जिसमें कैंटरबरी टेल्स में लोग यात्रा के लिए जाते हैं। जब अपने मजहबी मुकामात पे ज़ियारत के लिए जाते थे तो रास्ते में एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। तो ये भी कुछ इसी तरह का पिलग्रिम है, ये भी एक ज़ियारत का है। जब एक कुछ लोग या क्रिश्चियन पिलग्रिमेज, बहुत सारे लोग जब एक काफिले की सूरत में ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में जो उनको रास्ते में जो रुकावटें आती हैं या टेम्पटेशन, यानी कि उनको रास्ते से भटकाने के लिए जो रास्ते में जो मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, वो उनको कैसे मुकाबला करते हैं और अल्टीमेटली वो उस सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने ज़िंदगी को ही इसमें बयान करने की कोशिश की है बुनियान ने, कि जब हम ज़िंदगी में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहकाने की कोशिश करती हैं, हमें हमारे रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं और हमने उसको फाइट करना है, उनका मुकाबला करना है और अल्टीमेटली अपनी बख्शिश के लिए या अपनी साल्वेशन के लिए, ताकि हम एक अच्छे रूप में, एक अच्छे तरीके से, अच्छे कामों के साथ, स्वाबों के साथ हम गॉड के सामने पेश हो सकें। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न राइटिंग के अंदर या जो मॉडर्न नॉवल की जो पहली शेप है एक्चुअली हमें यहीं पे नजर आना शुरू हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द रेस्टोरेशन पीरियड, जिसमें हम ये देखते हैं कि स्टार्ट तो ये लेते हैं एक फ्राइवलस किस्म के स्टाइल से, राइटिंग स्टाइल से, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हमें एक मेच्योरिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो आपने पहले भी फील की होगी कि हमें पहले जो हमने डिस्कस नहीं की, वो ये था कि एंट्रेंस ऑफ प्रोज, यानी कि नॉवल की अर्ली शेप हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन थी रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में। आप गौर से इस लेक्चर को सुनिए, अगर कोई बात आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे डिस्कशन बोर्ड पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।